हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK47। जैसे कि आपको पता है जो सीओपीडी रहेगा, सीओपीडी को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइडेशन किया था। उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बात किया था सीओपीडी के जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कोजेस एंड रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी एंड उसका साइन एंड सिम्टम्स अथवा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की मैं बात कर चुका हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं सेकंड पार्ट की जो ये वीडियो चल रही है जिसको आप लोग अपनी इन दोनों आंखों से देख रहे हो, तो उसमें क्या क्या बात करेंगे अपन, उसमें अपन बात करेंगे फर्स्ट तो उसकी बात करेंगे डायग्नोसिस की। क्या बात करेंगे? डायग्नोसिस की बात करेंगे एंड देन उसके बाद उसके मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट में भी उसका क्या क्या आ जाएगा। फर्स्ट आ जाएगा प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन है ये, ठीक है, सर लिखना नहीं है ये, प्रिवेंशन आ जाएगा। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट, उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट एंड उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट। जो नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा वो अस्थमा और सीओपीडी का बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे कि मैं अस्थमा में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको नर्सिंग मैनेजमेंट को आप अस्थमा में भी जाके देख सकते हो। ठीक है भाई, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया इसको। नहीं सर मैं तो लिखूंगा भाई, तू लिख लेना, है तेरे को याद नहीं हुआ तो लिख लो। ठीक है, तो उसके तो फर्स्ट की बात करता हूँ मैं। फर्स्ट क्या आ जाएगा? डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी। डायग्नोसिस मतलब डॉक्टर जो सीओपीडी का जो पेशेंट रहेगा, डॉक्टर क्या क्या डायग्नोस कर सकता है, मतलब कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकता है टू डायग्नोस टू सीओपीडी। सीओपीडी को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकता है उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही, मगज में घुस रही है। ठीक है, ठीक है सर, घुस रही है सब। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट तो मैं बात कर रहा हूं उसकी हिस्ट्री कलेक्शन की। हिस्ट्री कलेक्शन हिस्ट्री कलेक्शन में क्या होगा? एक प्रकार का सब्जेक्टिव डाटा पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव डाटा जैसे कि कोई पेशेंट गया सीओपीडी का डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मैंने तो पता नहीं क्या जाने के सिम्टम्स हो रहे हैं, मतलब वो गया। ठीक है, अब वो डॉक्टर उससे पूछ रहा है कि अच्छा आप ये बताओ आपके पिछले कुछ दिनों से क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, मतलब सब्जेक्टिव डाटा ले रहा है कि क्या आपके वीजिंग साउंड आ रहा है। वो पेशेंट बोलेगा वीजिंग साउंड आ रहा है मेरे, चेस्ट टाइटनेस हो रहा है मेरे, एंड ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ रही है, कि खप में म्यूकस आ रहा है, खप आ रहा है, ये काफी चीजें। तो जो डॉक्टर रहेगा उसको पता लग जाएगा कि यार ये तो सीओपीडी के सिम्टम्स आ रहे हैं इसको, तो उस वहां से उसको डायग्नोस कर सकता है किससे? वो सब्जेक्टिव डाटा लेकर। सब्जेक्टिव डाटा मतलब उसके साइन एंड सिम्टम्स को पूछकर वो किसी भी प्रकार से उसको डायग्नोस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया कि ब्रो तेरा सीओपीडी है। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है तेरा। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल एग्जामिनेशन की। अब फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होगा? फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होगा? फिजिकल एग्जामिनेशन एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव डाटा होता है जो जो पेशेंट रहेगा वो डॉक्टर को नहीं बताएगा, डॉक्टर खुद देखेगा उसके अंदर की भाई तेरे क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ अगर लंग्स में उसको लग रहा है कि यार लंग्स में कुछ एबनॉर्मेलिटी हो, तो क्या करेगा? स्टेथोस्कोप लेगा, स्टेथोस्कोप को दोनों गुट्टियों को कानों में टूसेगा, गाने नहीं सुनेगा उससे। ठीक है, तो उसमें लंग्स के साउंड सुनेगा। ठीक है, लंग्स के साउंड सुनेगा, अगर उसके लंग्स के साउंड में अगर किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है तो उसको पता लग जाएगा कि यार इसको तो शायद ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है, इसको तो चेस्ट टाइटनेस वाइटनेस हो रहे होंगे इसके, तो डॉक्टर समझ जाएगा और वो स्टेथोस्कोप से पता लगा लेगा यार ये सब कुछ हो रहा है इसके। और भी फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि वो जो पेशेंट रहेगा उसके जो हेड टू टोस है उसका जितने भी टेस्ट होंगे पूरा टेस्ट परफॉर्म करेगा और उसमें देख लेगा कि पर्सन में किस प्रकार की फिजिकल एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है, जिस वजह से भी वो सीओपीडी को डायग्नोस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में बात कर रहा हूं एक्सरे। एक्सरे और सीटी स्कैन को दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो चेस्ट एक्सरे, तो चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन, या चेस्ट ब्रो, चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन की उसके बाद बात करूंगा। तो चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन क्या होगा ना? चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन क्या होगा? यह एक
इमेजिंग टेस्ट होगा। इमेजिंग टेस्ट का मतलब क्या होगा, जो चेस्ट एक्सरे अथवा जो सीटी स्कैन होगा, कल चेस्ट एक्सरे की बात कर लेते हैं, ठीक है। इमेजिंग टेस्ट क्या होगा, जैसे कि अपनी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ये इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इमेजिंग टेस्ट हो जो चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन होगा, वो क्या होगा, एक टाइप का इमेजिंग टेस्ट होगा, जिसमें क्या होगा ना, डॉक्टर इंटरनल ऑर्गन की क्या है ना इमेज देख लेगा। इमेज देख के वो पता लगा लेगा कि यार इसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही लंग्स में। जैसे कि जनरली जो सीओपीडी का जो पेशेंट रहेगा, उसमें क्या होगा ना, लंग्स का जो एंटीरियर पार्ट और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा, उसमें क्या होगा ना, इन्फ्लामेशन आ जाएगी, इनलार्जमेंट हो जाएगा। क्यों वो इनलार्जमेंट क्यों हुआ, क्योंकि अपने को पता है जो सीओपीडी होगा, सीओपीडी में एल्वेलाई में इनलार्जमेंट आ गया था। तो क्या हुआ ना, एल्वेलाई में इनलार्जमेंट आने से जो लंग्स का जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा, उसमें भी इनलार्जमेंट आ जाएगी। मतलब पहले वो इतना था, फिर वो क्या होगा ना, इतना हो गया, उसमें क्या आ गई, एनलार्जमेंट आ गई, जिस वजह से तो अपने को पता लग गया कि यार इसके तो सीओपीडी हो गया। तो क्या है ना, चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन से डॉक्टर पता लगा लेगा कि यार इसके तो इंटरनल ऑर्गन में, लंग्स में, इसके तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में एनलार्जमेंट दिख रहा है, मतलब इसके तो सीओपीडी दिख रहा है मेरे को। ठीक है भाई, ये दिमाग मगज में आ गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद सीटी स्कैन में क्या होगा ना, सीटी स्कैन में अपने को क्लियर इमेज दिखेगी कंपेयर टू चेस्ट एक्सरे से, ठीक है। अब सीटी स्कैन में अपने को क्लियर इमेज दिखेगी, और साथ के साथ अगर सीटी स्कैन करवाएंगे अपन, तो क्या होगा ना, उसको हार्ट की इमेज भी दिखेगी। किसको, डॉक्टर को ब्रो, ठीक है। डॉक्टर को क्या है ना, हार्ट की इमेज भी दिखेगी, और हार्ट की इमेज देख के वो पता लगा लेगा कि यार हार्ट में तो किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी नहीं आ रही। अगर हार्ट में भी किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो वहां से भी पता लगा लेगा कि यार इसके तो ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ रही है भाई, इसके तो अस्थमा है, इसके तो व्हीजिंग साउंड आते हैं, चेस्ट टाइटनेस होता है इसके तो, ठीक है। तो यहाँ से पता लगा लेगा यार, क्योंकि लंग्स प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहे उसके, तो यहाँ से पता लगा लेगा कि इसके तो सीओपीडी है ब्रो। अब उसका सीओपीडी है तो उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा, क्यों कर लेगा ना, क्योंकि डायग्नोस पता ही तो कर रहा है ना अपन टेस्ट कर करके कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, बीमारी कौन सी है, ठीक है। इतनी बात समझ में, ठीक है। आगे इसके बाद इसको तो रख देता हूँ मच्छी, है ना, चलो इसको भी मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या था ना, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होगा, मतलब इसको अपन PFT भी बोल सकते हैं, या इसको LFT भी बोल सकते हैं, ये टी है, टी भी बोल सकते हैं। अब ये मतलब लंग्स की, पल्मोनरी की जगह यहाँ पे लंग्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, डॉक्टर रहेगा वो पल्मोनरी मतलब PFT टेस्ट करके यह पता लगा लेगा कि लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसकी ब्रीथिंग की कैपेसिटी एंड उसकी ब्रीथ आउट की कैपेसिटी कितनी है। अगर वो प्रॉपर तरीके से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहा है, मतलब वो एकदम प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन वो प्रॉपर वे में तो ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा और प्रॉपर तरीके से ब्रीथ आउट नहीं कर पा रहा, तो यह एक सीओपीडी का साइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यार चेस्ट टाइटनेस हो गया, ठीक है। वो सिम्टम्स है, उसको बार बार तो आपको बताएंगे नहीं, आप खुद समझ जा रहे हो, ठीक है, मैं सब बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा ना, उसके बाद आ जाएगा एबीजी एनालिसिस। अब एबीजी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, ध्यान सुन लेना ब्रो, एबीजी एनालिसिस क्या होगा, एबीजी एनालिसिस होगा, ये होगा आर्ट्रियल, क्या होगा ये होगा आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एबीजी एनालिसिस मतलब आर्ट्रियल ब्लड
गैस एनालिसिस मतलब इसमें क्या होगा ना, जो जो आर्टरी रहेगी, आर्टरी से अपन ब्लड को लेंगे और ब्लड को लेने के बाद उसमें अपन देखेंगे कि उसमें CO2 का लेवल कितना है एंड उसमें O2 का लेवल कितना है एंड उसकी पीएच कितनी है। जैसे कि अपने को पता है जो पीएच रहेगी वो जो नॉर्मल रहेगी वो 7.35 टू 7.45 रहेगी, इतना सबको पता है। अगर उसकी पीएच जो आर्टियर से अपन ने ब्लड ली और उसकी पीएच 7.3 टू 7.35 टू 7.45 रही, मतलब वो नॉर्मल पीएच हो जाएगी। ठीक है, उसके उसके बाद अपन देखेंगे CO2 का पार्शियल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो वो कितना दिखेगा 75 टू 100 mmHg। से लिख दो रे, ठीक है, तो ये 100 mmHg। ठीक है, अगर मैंने आर्टिकल से ब्लड को लिया और ब्लड में मैंने देखा कि उसकी पीएच 7.35 टू 7.45 है और जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा वो 75 टू 100 mmHg होगा। अगर यही होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें जरा सा भी उतार चढ़ाव हुआ, जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ, मतलब लंग्स में कुछ किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है और वो एबनॉर्मलिटी है, मतलब यार दिक्कत है कुछ, मतलब उसमें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ गई, वही COPD के साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा, तो डॉक्टर इससे भी उसको डायग्नोस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा, तो एक मिनट रुकना भैया, ये लिखने का नहीं है ब्रो। तो उसके बाद इसको आप लिख लो, उसके बाद मैं 2-3 पॉइंट और है डायग्नोसिस के, उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, फर्स्ट लिख लेना हिस्ट्री कलेक्शन, पर समझ में एक बार देखना, फर्स्ट लिख लेना हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, पल्मोनरी लंग्स फंक्शन अथवा लंग्स फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद एबीजी एनालिसिस मतलब आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, तो इसको लिख लो, उसके बाद 2-3 की और बात करेंगे। ठीक है, छाप लो इसको, छाप लो। ठीक है, लिख लिया है सब। ठीक है, उसके बाद में ये फर्स्ट इसके बाद में इधर लिख रहा हूं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा ब्रो पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री का मतलब क्या होगा, यह एक प्रकार का प्रोब होगा जो हमारी फिंगर पे अटैच किया जाएगा, जिससे क्या होगा ना, ऑक्सीजन का जो सैचुरेटेड लेवल रहेगा ब्लड में उसका अपन पता लगा सकते हैं। तो उसको पल्स ऑक्सीमेट्री, उससे भी अपन पता लगा सकते हैं कि डायग्नोसिस CO2 का COPD का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पल्स ऑक्सीमेट्री यही है। ठीक है, कि भाई उसमें ब्लड में कितना O2 है, क्या है, अगर ब्लड में O2 नहीं है तो यार कुछ दिक्कत है यार, लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, वही पूरी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ COPD हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ ये एल्फा, लिख देता हूँ पहले, एल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम डेफिशिएंसी। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम, यह अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन क्या होगा, यह एक प्रकार का एंजाइम होगा जो हमारे लिवर से प्रोड्यूस होगा। इसका क्या वर्क होगा, इसका वर्क होगा जो अपन ने देखे थे ब्रोंकाइटिस तो ब्रोंक्यूल्स जो हेयरवेज देखे थे उसमें क्या होगा ना, इन्फ्लामेशन हो गया, लेकिन ये क्या करेगा, ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये इन्फ्लामेशन को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब इसको होने से रोकेगा, जिस वजह से ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि यार तू प्रॉपर ऑक्सीजन ले, तू प्रॉपर CO2 निकाल, तू प्रॉपर ऑक्सीजन ले, ऐसे बोलता है इसको। लेकिन ये क्या कर रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। लेकिन अब जब अगर ये इन्फ्लामेशन को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो जाएगी, चेस्ट टाइटनेस हो जाएंगे, व्हीजिंग साउंड आ जाएगा, कफ में जो म्यूकस हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा। तो ये भी किसके साइन एंड सिम्टम्स हो जाएंगे, ये भी साइन एंड सिम्टम्स हो जाएंगे COPD के। ठीक है, तो इसका डायग्नोसिस यही है, आप इसको लिख लो, नोट कर लो इसको। ठीक, तो अब मैं बात कर रहा हूँ उसके मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। किसके मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, COPD के, क्योंकि मेरे को पता है
जो सीओपीडी होगा वो एक ग्रुप ऑफ डिजीज होगा। ग्रुप ऑफ डिजीज में क्या क्या होगा, वो एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इरिवर्सिबल अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस होगा। अगर यह ग्रुप ऑफ डिजीज होगा तो क्या ये इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल का मतलब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इरिवर्सिबल का मतलब होगा कि जो पेशेंट रहेगा, जो सीओपीडी का जो पेशेंट रहेगा, उसको किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट दे दो, किसी भी प्रकार का मेडिसिन दे दो उसको, वो कभी भी उसकी नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं आ पाएगा। हाँ, उसको और ज्यादा सीवियर होने से उसको रोका जा सकता है, उसको साइन एंड सिम्टम्स को उसको वहीं पर रोका जा सकता है कि भाई तू थम जा, तू रुक जा, लेकिन उसको साइन एंड सिम्टम्स को सीवियर टू लेस सीवियर नहीं ले जाया जा सकता। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब तो ये मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, एक एक चीज को ध्यान से सुन लेना, ठीक है। पूरी बातें सबको समझ में आएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब याद होगा अपने यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट में मैं बात करूंगा उसके प्रिवेंशन की, एंड देन उसके मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड उसके नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने प्रिवेंशन लिख दिया, ठीक है। प्रिवेंशन में क्या क्या अवॉइड करेंगे अपन, वो अपन बात करेंगे कि जो सीओपीडी का जो पेशेंट रहेगा वो क्या क्या अवॉइड करेगा। तो फर्स्ट तो मैं बात कर दूंगा कि सर जो सीओपीडी का जो पेशेंट रहेगा उसको अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग का। स्मोकिंग का अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है कि जो एयरवेज में हेयरवेज होंगे, एयरवेज में भी ब्रोंकिया तो ब्रोंक्योस होंगे, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और अगर पेशेंट जो सीओपीडी का जो पेशेंट रहेगा अगर रेगुलर स्मोकिंग करेगा तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ाएगा, जिस वजह से आउटर एनवायरनमेंट की O2 बॉडी के अंदर नहीं आ पाएगी, और जो बॉडी में जो CO2 प्रेजेंट है वो आउटर एनवायरनमेंट में नहीं जा पाएगी। इतनी बात सबको समझ में है। तो जो सीओपीडी को जो पेशेंट रहेगा, डॉक्टर उससे बोलेगा कि ब्रो बेटे तो स्मोकिंग करना बंद ही कर देंगे तो तू मर जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या अवॉइड करना है अपना को, उसकी बात कर लेता हूं मैं। तो उस अवॉइड पोल्यूटेड एयर एंड ऑक्यूपेशनल एयर, ये ऑक्यूपेशनल एयर तो मतलब अवॉइड पोल्यूटेड एयर एंड ऑक्यूपेशनल एयर, मतलब किसी भी प्रकार की वर्क, मतलब जो पेशेंट रहेगा वो उसके अगर वर्क प्लेस में, होम प्लेस में अगर एक्सेसिव मतलब जो धुआं आ रहा है, डस्ट हो रहा है, पोलन पार्टिकल आ रहा है, फ्यूल बहुत ज्यादा हो रहा है, और उसके जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में काफी ज्यादा डस्ट हो रही है और रेगुलरिटी वो उसके कॉन्टेक्ट में रह रहा है, तो उसको सीओपीडी का पेशेंट को डॉक्टर बोलेगा कि भाई तू इन सब चीजों से दूर रह, नहीं तो तेरा सीओपीडी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस प्रिवेंशन को आप लिख लो। उसके बाद मैं मेडिकल मैनेजमेंट की बात करूंगा। प्रिवेंशन में जनरली ये 2 पॉइंट ही है, इसको आप लिख लो। मैं उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट की बात करूंगा, ठीक है, लिख लो। लिख लिया ये क्या, ठीक है, ओके, सुन लिया बेटा, सुन लिया, ज्यादा चिल्लाए मन में तो गला फट जाएगा गला फट जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं केस की बात करूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा मेडिकल मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड नंबर का पोर्शन है ये मेडिकल मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ये ए ऑप्शन में क्या आएगा, सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर्स। ये ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होगा, जैसे कि ये हमारे एयरवेज है, एयरवेज में किसी भी प्रकार की इंफ्लामेशन आ गई और उसमें क्या हो गया ना, एक्सेसिव म्यूकस हो गया, जिस वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जिस वजह से ये O2 और CO2 हाउटर ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन नहीं हो पा रहा, जिस वजह से उसको क्या होगा, जो पेशेंट रहेगा उसको ब्रोंकोडायलेटर्स दिया जाएगा, मतलब ब्रोंकोडायलेटर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन को और ज्यादा होने से रोकेगा, और जो ये नैरोविंग ऑफ एयरवेज हो गया था, इस नैरोविंग को हटा देगा, इसको नैरोविंग होने से रोकेगा और इसमें स्पेस बनाएगा, जिस वजह से क्या होगा ना, प्रॉपर एयर पास हो जाएगी। किसमें से, ब्रोंकाई, तो ब्रोंक्योस मतलब हमारे एयरवेज में से प्रॉपर
एयरवेज एयर का पास होता जाएगा, जिस वजह से अपने को ब्रीथिंग में डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इसमें क्या क्या आएगा उसकी बात करता हूँ मैं। तो जनरली इसको 3 की बात करूंगा मैं इसमें। तो इसमें फर्स्ट अलग पेन का यूज करता हूँ, ठीक है। लिखना भी है ना तुमको? हाँ सर लिखना है, ऐसा याद तो नहीं होता है एंड टू एंड। हाँ हाँ लिख लो। तो ये क्या हो गया फर्स्ट, बीटा 2 एड्रीनर्जिक अगेंस्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, मैथिल जेंथिन एक्स है ब्रो, मैथिल जेंथिन। एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। ये एंटीकोलर, तो ब्रोंकोडायलेटर्स में ये बीटा 2 एड्रेनर्जिक अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ये मतलब ये क्या होगा, जो हमारे एयरवेज होगी, एयरवेज में जो ब्रोंका तो ब्रोंक्यूल्स होगा उसको डायलेट करने का काम करेगा, जिस वजह से एयर रहेगी वो प्रॉपर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट लेने में काफी ज्यादा सिंपलिस्ट मतलब डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके क्या क्या एग्जांपल होंगे अब उसकी बात कर लेता हूँ। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें जो बीटा 2 एड्रेनर्जिक अगेंस्ट में फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा साल्बुटामोल। उसके बाद सेकंड क्या आ जाएगा, एल्बुटरॉल। उसके बाद थर्ड आ जाएगा साल्मेट्रोल। उसके बाद फोर्थ आ जाएगा फिरबुट्रोल, ठीक है। उसके बाद मेथिल जेंथिन की बात करता हूँ। मेथिल जेंथिन भी एक टाइप का ब्रोंकोडायलेटर होता है। ये भी जो एयरवेज होगा उसको डायलेट करने का काम करता है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फर्स्ट तो आ जाएगा इसमें एमिनोफाइलिन इसमें फर्स्ट आ जाएगा। देन उसके बाद सेकंड आ जाएगा थियोफाइलिन, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है सर, सब समझ में आ रहा है, बस सर आप चलना दो, बड़े प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक में क्या आ जाएगा, ये भी एक प्रकार का ब्रोंकोडायलेटर होगा, लेकिन क्या होगा ये क्विकली, ये भी एक एंटीकोलिनर्जिक क्या होगा, ये भी एक प्रकार का ब्रोंकोडायलेटर होगा, लेकिन ये क्या करेगा, क्विकली रेस्पॉन्स करेगा। क्विकली क्या मतलब, जो एयरवेज होंगे उसमें क्विकली मतलब काफी जल्दी उसको डायलेट करने में काम करेगा कंपेयर टू बीटा 2 एड्रेनर्जिक है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड देन उसके बाद आ जाएगा थियोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट में अभी तो एक ही बात करिए जिसमें ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है। उसके बाद बीटा 2 एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, यहाँ अगेंस्ट नहीं है ब्रो, यहाँ अगोनिस्ट है। तो उसके बाद में जो मेडिकल मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट में ब्रोंकोडायलेटर्स होंगे। ब्रोंकोडायलेटर जो एयरवेज होंगे उसमें क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन, जो एक्सेसिव म्यूकस वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ था और जो इन्फ्लामेशन हुआ था और जिस वजह से वो नैरोइंग हो गया था एयरवेज, वो उसको क्या करेगा, ब्रोंकोडायलेट करेगा, मतलब उसको डायलेट करने का काम करेगा ताकि इजीली एयर का इन एंड पास आउट हो सके, ठीक है। प्रॉपर एयर पास हो सके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, बीटा 2 एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, मेथिल जेंथिन एंड एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा साल्बुटामोल एंड एल्बुटेरोल, साल्मेट्रोल, पिरबुट्रोल, ठीक है। उसके बाद मेथिल जेंथिन में आ जाएगा एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन, ठीक है। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक में आ जाएगा हाइड्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, थियोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। जो ये रहेगा, ये भी एक प्रकार का ब्रोंकोडायलेटर होगा,
अगर इसका यूज करेंगे अपन तो जो एयरवेज होंगे उसमें अच्छे से डायलेट हो जाएगा। इस वजह से अपने जो O2 है वो बॉडी के अंदर आ जाएगी, और जो बॉडी में जो CO2 प्रेजेंट हो आउटर इन्वायरमेंट में चल जाएगी। इस ब्रोंको डायलेटर्स में इसमें यही आते हैं। और जो एंटी कोलिनर्जिक होगा ये क्विकली रेस्पॉन्स करेगा एयरवेज में। मतलब इसको जैसे अपन ने ये ब्रोंको डायलेटर का यूज किया तो उसमें क्विकली रेस्पॉन्स दिखाएगा, मतलब जैसे किया, और ये बहुत जल्दी से रेस्पॉन्स दिखाएगा। बहुत जल्दी से अपने को मतलब जो ब्रीथिंग में जो डिफिकल्टी हो रही है वो ब्रीथिंग में डिफिकल्टी की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो जाएगी, और अपने को प्रॉपर ब्रीथिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो ए में ब्रोंको डायलेटर आ गया, तो इसको लिख लो एक बार, लिख लिया है? ठीक है, लिख लिया होगा। लिखने से काम है सर मेरे को, बस और से मतलब नहीं है, मैं लिखता हूँ। लिख ले, लिख ले नहीं प्रो, लिख ले ना प्रो। सब कुछ समझ में आ रहा है या बस चल रहा है? आ तो रहा है ना? ये तो पता चले बाद में सर क्या रहा था यहाँ। सब ऊपर से जाना है तो ऊपर से तो नहीं जा रहा ना भाई, किसी को नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट, यहां पे ही लिख देता हूं मैं, एंटी एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। अब जो एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट क्या होगा, जो अपन ने जो सीओपीडी पढ़ा था, सीओपीडी में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करेगा एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। लेकिन अगर ये एजेंट मोर देन प्रोवाइड किया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें मतलब वो साइड इफेक्ट दिखाई देंगे अपने को। ठीक है, तो एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कोर्टिको स्टेरॉइड स्टेरॉइड कोर्टिको स्टेरॉइड आ जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, कोर्टिको स्टेरॉइड क्या होगा, कोर्टिको स्टेरॉइड जो सीओपीडी का जो पेशेंट रहेगा उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए अपन कोर्टिको स्टेरॉइड का यूज करेंगे। जिस वजह से जो सीओपीडी का जो पेशेंट रहेगा वो प्रॉपर अच्छे वे में इनहेल कर सके और एक्सहेल कर सके एयर को। ठीक है, ठीक है, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड में फर्स्ट, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया है मैंने। तो फर्स्ट तो आ जाएगा जो कोर्टिकोस्टेरॉइड रहेगा उसको जनरली इनहेल्ड किया जा सकता है, उसको जनरली ओरली लिया जा सकता है, एंड इंट्रावेनस मतलब ये इंजेक्शन होगा, इसकी वजह से भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, इस वे में भी अपन उसको ले सकते हैं, किसको, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को, जिस वजह से अपन को इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, सारी ये समझ में बच्चे। अब ये इनहेल्ड में क्या होगा ना, इनहेल्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या होगा, इनहेल्ड में आ जाएगा ब्यूडोसोनाइड ब्यूडोसोनाइड आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा बेडो मैथेजोन मैथेजोन। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, एक बार लिख देता हूँ उसके बाद हट जाऊंगा। बहुत से बोल रहे हैं सर हटो तो सही, तो ब्रो हट जाऊंगा, पहले एक बार निकला है तो। ठीक है, बोल रहा हूँ, ध्यान यहाँ पे रखना। ठीक है, दिमाग में याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ओरली में क्या क्या ले सकते हैं हम, ओरली में कैसे ले सकते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड को, वो उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रेडनिसोलोन। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रेडनिसोन। एंड देन इंट्रावेनस में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हाइड्रोकोर्टिजोन। ठीक है, कोर्टिजोन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा डेक्सामेथासोन। डेक्सा मैथेजोन।
ठीक है। तो जो कोर्टिकोस्टेरॉइड रहेगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड को अपन इनहेलेड के थ्रू ले सकते हैं, ओरली ले सकते हैं या आईवी के थ्रू ले सकते हैं। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड में जो इनहेलेड के थ्रू ले सकते हैं वो क्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ध्यान से सुन लेना, फिर समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ब्यूडोसोनाइड हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, बेडोमेथोजोन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ओरली में क्या हो जाएगा, ओरली में हो जाएगा प्रेडनिसोलोन, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा, प्रेडनिसोन, ठीक है। उसके बाद आईवी में क्या हो जाएगा, हाइड्रोकोर्टिसोन, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, डेक्सामेथासोन, ठीक है। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड का यही काम होता है, जो इन्फ्लामेशन हो जाएगा एयरवेज में उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। अगर इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाएगा तो प्रॉपरली अपने को एयर का पास हो पाएगा और जिस वजह से ब्रीथिंग में डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो यही है, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। सी पोर्शन है, ठीक है, सी पोर्शन हो जाएगा म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स क्या होगा, जो म्यूकस को डाउन करवाएगी, मतलब म्यूकस को तोड़ेगी, क्योंकि अपने को पता है जो एयरवेज में भी जो ब्रोंकिया, तो ब्रोंक्यूल्स हो गए, उसमें एक्सेसिव म्यूकस एक्यूमुलेशन हो गया, जिस वजह से ब्रीथिंग में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है। अगर म्यूकस का ब्रेकडाउन हो गया तो ब्रीथिंग में डिफिकल्टी नहीं हो पाएगी और जो एयर है वो इजीली पास हो पाएगी, ठीक है। तो इसका ये एग्जांपल हो गया हेसिटाइलसिस्टीन, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद डी पोर्शन की बात करूंगा मैं, इसको लिखो, चलो यहाँ पे डी पोर्शन की भी बात कर लेते हैं, है ना। तो डी पोर्शन में आ जाएगा एंटीबायोटिक्स, डी पोर्शन में आ जाएगा एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होगा, क्योंकि अपने को पता है जो एयरवेज हो गया, एयरवेज में जो इन्फ्लामेशन हो गया, एक्सेसिव म्यूकस हो गया, जिस वजह से जो एयरवेज है वो काफी नैरोइंग हो गया, तो क्या करेंगे, वो एक वीक पोर्शन हो गया, किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जिस वो क्या होगा ना, वो इजीली अटैक कर पाएगा उस पोर्शन पे, क्योंकि वो पहले से ही वीक पोर्शन हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्रकार के जो बैक्टीरिया होंगे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वीक पोर्शन पे अटैक करने की और इन्फ्लामेशन को कोज करने के लिए। तो उसको क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, जिस वजह से वो इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे और जो वीक पोर्शन रहेगा वो वीक पोर्शन को एक बढ़िया पोर्शन, वीक पोर्शन को एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ई आ जाएगा, ई में क्या आ जाएगा, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एंजाइम। अब ये क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, अब ये क्या होगा, ये पोर्शन में अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एंजाइम, मतलब जब अपने को पता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम क्या हो, यह एक प्रकार का एंजाइम होगा जो क्या करेगा, जो इन्फ्लामेशन होगी उसको प्रोटेक्ट करेगा, मतलब उसको प्रिवेंट करेगा कि इन्फ्लामेशन मत हो। लेकिन ये अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या करेंगे अपन, आउटर मतलब जो बाहर से किसी भी अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन बॉडी में प्रोवाइड करेंगे, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रोवाइड करेंगे, तो एक टाइप का ये भी ट्रीटमेंट में आ जाएगा। एंटीबायोटिक ऐसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट में यही है। उसके बाद अपन सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये म्यूकोलाइटिक्स है, ये म्यूकोलाइटिक्स है, म्यूकोलाइटिक ये एसिटाइलसिस्टीन है, ठीक है, इसको लिख लो। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में उसके सर्जिकल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट मतलब अगर सीओपीडी बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो मतलब सर्जरी करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अपन ने ट्रीटमेंट में देखा था, ट्रीटमेंट में उसको प्रिवेंशन कर दिया, अवॉइड स्मोकिंग कर, मतलब छुड़वा दी स्मोकिंग कि भाई तू अवॉइड कर, पोल्यूटेड है तो ऑक्यूपेशनल जो डस्ट है उससे दूर रहे, ठीक है, उसको भी अवॉइड कर। उसके बाद अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट में काफी ब्रोंकोडायलेटर्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड ऑन म्यूकोलाइटिक्स करके, लेकिन उससे भी उसका काम नहीं चला। लेकिन तो उसमें क्या करा ना, एक लास्ट ऑप्शन आता है सर्जिकल का, कि भाई सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जरी करवा ले तू और तू सही हो जा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, बहुत ही ध्यान से सुन लेना ब्रो।
तो बुलेक्टोमी क्या होगा, बुलेक्टोमी में क्या होगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ बुलाई। बुलाई क्या होगा, जैसे कि एयरवेज में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या जो एयरवेज की जो वॉल थी वो डैमेज हो गई, वो ठीक हो गई, उसमें एक्सेसिव म्यूकस आ गया, जिस वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया बॉडी के, जो CO2 है वो आउटर एनवायरनमेंट में नहीं जा पा रही, और जो आउटर एनवायरनमेंट की जो O2 है बॉडी के अंदर नहीं जा पा रही, मतलब आ पा रही, तो क्या हुआ ना, जो एल्वेलाई थी वो एल्वेलाई इतनी थी, लेकिन इसका एनलार्जमेंट हो गया और वो इतनी हो गई, ठीक है। तो ये एनलार्जमेंट हो गया, तो ये एक बुलाई हो गया, ठीक है। तो ये बुलाई हो गया, तो इसको क्या करेंगे, इसको सर्जरी करवा के इसको हटा देंगे, ताकि एक उसको मतलब प्रॉपर ब्रीथिंग में काफी हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो ये जो अननेसेसरी चीज है, क्योंकि अपने को पता है उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से ब्रीथिंग में और ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, तो इसको सर्जरी के थ्रू इसको हटा देंगे अपन, इसको रिमूव करवा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये आता है। देन सेकंड ऑप्शन क्या आता है, तो लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी क्या होगा, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो लंग्स का कुछ पोर्शन होगा जो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, उसको क्या करेंगे, सर्जरी के थ्रू उसको बाहर निकाल देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, ताकि जो लंग्स में और अदर सम पार्ट्स होंगे लंग्स के जो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, उनको प्रॉपर स्पेस मिल जाए एक अच्छे से वर्क करने के लिए, ठीक है। तो यही है। उसके बाद आ जाएगा थर्ड, लंग ट्रांसप्लांट। तो लंग्स ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होगा, जो COPD का जो पेशेंट रहेगा, अगर उसके लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, तो वो किसी भी अदर सम पर्सन से लंग्स को ले लेगा। जनरली ये इजीली मिल नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ही मिलता है, होता है, तो इजीली ये डोनर रहेगा वो मिल नहीं पाता। लेकिन मान लो मिल गया, किसी ने बोल दिया भाई तू भाई ये अपना तेरे लिए मैं दे दूंगा, तेरे लिए जान भी आ गई, तेरे लिए लंग्स क्या चीज़ है, हाँ दे देंगे भाई तेरे लिए, तो ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसने लंग्स भी दे दिया तो डोनर हो गया, लेकिन वो पहले जितना ज्यादा जिंदा रह सकता था, जितना ज्यादा जीवन जी सकता था, क्या वो अब जी पाएगा, नहीं जी पाएगा, ठीक है। तो यही है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। एंड इसके नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट में इसका अस्थमा में पढ़ा चुका हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार अस्थमा की वीडियो देख लेना, मैं इसमें यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं बता रहा हूँ, आप एक बार अस्थमा की वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ यू इंटरेस्टेड इन माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।